आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद का प्रभाव। उपनिवेशवाद है क्या? उपनिवेश क्या होता है? सबसे पहले इसको समझते हैं। उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश पे जबरदस्ती कब्जा कर लेता है और उसके संसाधनों का शोषण अपने हित के लिए उपयोग करता है। जैसे कि आप भारत का ही उदाहरण ले लीजिए। अंग्रेजों ने भारत पे जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। भारत अपनी मर्जी से अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुआ था या उनके साथ नहीं गया था। उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था और भारत को खूब लूटा, खूब शोषित किया। भारत में जो भी पैदा हुआ, भारत में अफीम, रेशम, नील, सब कुछ वो अपने देश ले गए और अपने देश के लिए यूज किया, अपने व्यापार के लिए यूज किया भारत के मसाले। और वही जो भारत से कच्चा माल ले जाते थे, वही कच्चा माल वापस लाके भारत में दोगुने तिगने दाम पे बेचते थे। उसको मतलब परिवर्तित करके सामान बना के, और सारा सामान तो भारत का था। लोहा भारत से ले जाते थे, कोयला भारत से ले जाते थे, लेकिन उसका उपयोग वो अपने हित के लिए करते थे, भारत के हित के लिए नहीं करते थे। यही उपनिवेशवाद है। ये एक आर्थिक शब्द है, इसलिए इसका उपयोग आर्थिक बातों में किया जाता है, ना कि साम्राज्य की वादी बातों में। ये एक इकोनॉमिक टर्म है, उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म। लेकिन आपके दिमाग में अब एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि भारत ने भी तो कश्मीर को, हैदराबाद को, जूनागढ़ को, कश्मीर तो नहीं लेकिन हैदराबाद और जूनागढ़ को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जबरदस्ती भारत में मिलाया था। और करीब 565 रियासतें थी जिनको भारतीय सरकार ने जिनमें से काफ़ी को भारतीय सरकार ने बलपूर्वक भारत में मिलाया था। तो क्या वो भी भारत के उपनिवेश हैं? तो वो भारत के उपनिवेश नहीं है। वो भारत के उपनिवेश किस लिए नहीं है? क्योंकि भारत ने उनका शोषण, उन राज्यों का, उनके संसाधनों का शोषण नहीं किया। और अगर उन राज्यों से उन संसाधनों को लिया भी तो उनके विकास के लिए उसका प्रयोग भी किया है। उदाहरण के तौर पे आप हैदराबाद ले लीजिए या त्रावणकोर ले लीजिए। हैदराबाद आज भारत के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। हैदराबाद की फिल्में आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली हैं, चाहे बाहुबली हो, अभी पुष्पा हो, इस आने वाली है RRR। तो हैदराबाद तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है इंडिया का। और जबकि वो भारत के खिलाफ था, वो पाकिस्तान में, वो पहले बात तो स्वतंत्र रहना चाहता था, दूसरा ऑप्शन वो पाकिस्तान चाहता था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे जबरदस्ती भारत में मिलाया सैन्य कार्रवाई द्वारा। लेकिन फिर भी देखिए, आज हैदराबाद और भारत में कोई अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। क्योंकि भारत ने हैदराबाद से जितना लिया उससे ज़्यादा उसके विकास पे खर्च किया, चाहे भारतीय सरकारें नहीं हो, चाहे हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारें नहीं हो। तो इसलिए वो भारत का उपनिवेश नहीं है, भारत का हिस्सा है। दूसरा उदाहरण त्रावणकोर का। वहाँ पे मोनोजाइट एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है जो कि एटॉमिक रिसर्च में काम आता है और मतलब परमाणु विद्युत बनाने में, बहुत परमाणुई कार्यों में काम आता है। तो भारत ने वहाँ से मोनोजाइट तो लिया, त्रावणकोर केरल में था। अब केरल भारत का सबसे ज़्यादा विकसित राज्य है, सबसे ज़्यादा शिक्षा, सबसे ज़्यादा रोजगार, सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था। मतलब मुंबई है तो महाराष्ट्र, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो केरल सबसे बेहतर स्थिति में है। और एक और देख लीजिए कश्मीर। कश्मीर से भारत को जितना मिलता नहीं, उससे कहीं ज़्यादा उस पर खर्च करता है भारत।
तो इसलिए जिन राज्यों को भारत ने अपने आप में मिलाया है, क्योंकि भारतीय सरकार या भारतीय राज्य जो है वो संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य है, वो उपनिवेश नहीं बनाती, क्योंकि उसने उपनिवेशवाद का दंश झेला हुआ है। इसलिए भारत में जो भी सरकारें आएंगी वो सबके हित के लिए काम करेंगी। जितना वो दिल्ली पर और मुंबई पर ध्यान देंगी, उतना ही केरल, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, जूनागढ़, इन सब पर भी ध्यान देंगी। क्योंकि भारत के लिए सब एक बराबर है, कोई उपनिवेश नहीं है, किसी का शोषण नहीं करना है, सबका विकास करना है। तो उपनिवेशवाद में केवल जिस जगह पे कब्जा करता है कोई दूसरा देश, उस जगह का, उसके संसाधनों का, उसकी हर चीज का, व्यक्तियों का, सबका शोषण केवल अपने लाभ के लिए करता है। यही उपनिवेशवाद होता है। और भारत ब्रिटेन का करीब 200 साल उपनिवेश रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे उसी उपनिवेश के भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव क्या, दुष्प्रभाव। प्रभाव तो कोई अच्छा था ही नहीं, हम दुष्प्रभाव ही पढ़ेंगे। तो जो पहला 1757 में जब बंगाल पे अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया सिराजुद्दौला को हरा के, तो उन्होंने वहां पे 1765 में जब बक्सर के युद्ध के बाद लगभग अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब हो गया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ही शासन लेने का कार्य किया। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगाई, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। द्वैध शासन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। द्वैध शासन में दो प्रमुख होते हैं। एक प्रमुख जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, एक प्रमुख जो कर वसूलता है। तो मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का बंगाल का नवाब बनाया, और उसके ऊपर उसको जो कार्य दिया था वो था कर वसूलने का। मीर जाफर जो है वो जनता से कर वसूलता था, और कर वसूल के देता था रॉबर्ट क्लाइव को। तो इसमें गलत क्या था? गलत ये था कि कंपनी का शासन था, और ब्रिटेन के हिसाब से कंपनी शासन कर नहीं सकती थी। तो कंपनी परोक्ष रूप से, मतलब मीर जाफर को आगे करके शासन कंपनी कर रही थी। और किसी भी कंपनी का उद्देश्य ये होता है कि अधिक से अधिक लाभ, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। तो वो क्या करते थे? मीर जाफर पर दबाव डालते थे। मीर जाफर पर दबाव डालकर उनसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता था उतना कर वसूला जाता था। यहाँ तक कि अकाल में भी कर में कोई कमी नहीं होती थी, जितना हो सकता था। और यहीं पे सबसे पहले धन निकासी की बात आती है। धन निकासी क्या होता है? धन निकासी वही जो अभी उपनिवेशवाद में था, उपनिवेश में था कि किसी भी राज्य का शोषण करना, जिसपे सामने वाले देश ने कब्जा किया हुआ है। तो वो शोषण कैसे करेगा? अगर किसी ने, जैसे ब्रिटेन ने भारत पे कब्जा किया था, तो उसने भारत का शोषण कैसे किया? उसने भारत से जो पैसा था, जो भारतीयों के पास पैसा था, जो किसानों के पास पैसा था, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, उससे पैसा निकाल के ब्रिटेन ले जाते थे अधिक से अधिक, और यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता था। तो इसी को धन निकासी कहते हैं। और ये यहाँ पे मतलब महसूस किया गया था, लेकिन ये शब्द भारत के परिप्रेक्ष्य में किसी ने प्रयोग नहीं किया था अभी तक। तो द्वैध शासन में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को 3 भागों में बांटा।
पहला भाग था बंगाल, और ये द्वैत शासन 1765 से 1772 तक रहा, जब तक रॉबर्ट क्लाइव पहले अपने टर्म में यहाँ बंगाल का गवर्नर रहा तब तक। दूसरा था बिहार, तीसरा था उड़ीसा। यानी तब के बंगाल में आज का भारत वाला बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड का काफी हिस्सा, असम का काफी हिस्सा, ये सब मिलके बंगाल बनते थे। बंगाल आज वाला बंगाल नहीं जो आज हम देखते हैं, छोटा सा, बहुत बड़ा बंगाल था। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव को फायदा क्या था? रॉबर्ट क्लाइव को फायदा ये था कि वो पैसा अधिक से अधिक कमाता था, लेकिन जब जवाब देना होता था, कुछ गड़बड़ी होती थी, तो मीर जाफर को देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो कर लेता था। जनता तो सवाल किससे करेगी? जो कर लेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आज हर चीज जो होती है भारत में, वो होती है राष्ट्रपति के नाम पर, लेकिन वास्तविक शक्ति होती है किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। लेकिन आज में और उस समय फर्क क्या है? आज का अगर प्रधानमंत्री होता तो रॉबर्ट क्लाइव, राष्ट्रपति होता तो मीर जाफर। लेकिन आज लोग प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछते हैं, उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का होता है, क्योंकि जनता के लिए जो जिम्मेदार है प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति तो केवल साइन करता है। जब सरकार गिरेगी तो राष्ट्रपति की नहीं गिरेगी, प्रधानमंत्री की गिरेगी। लेकिन उस समय ये नहीं था। उस समय था जब जवाब कोई मांगेगा तो मीर जाफर से मांगेगा, मीर जाफर को जवाब देना पड़ेगा। और रॉबर्ट क्लाइव को कुछ नहीं, रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को बदल देगा और फायदा सारा रॉबर्ट क्लाइव ले जाता था, शक्ति सारी रॉबर्ट क्लाइव के पास थी। यही जो है वो द्वैत शासन है। द्वैत शासन के बारे में केम पन्निकर साहब ने कहा है कि ये डाकुओं का काल था। मतलब इतनी लूट हुई भारत से, इतना भारत का धन वहां ब्रिटेन पहुंचाया गया और इतना भ्रष्टाचार किया गया कि इसको केम पन्निकर ने डाकू का काल कहा। केम पन्निकर ने इस समय को डाकू का काल कहा, क्योंकि इतनी ज्यादा लूट हुई भारत से। भारत की कृषि को बर्बाद किया गया, अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया, और मतलब बहुत ही ज्यादा लूट मचाई गई बंगाल में, उसको पूरा बर्बाद कर दिया गया। यहाँ तक कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो गवर्नर बना बंगाल का, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने भी कहा कि 1765 से 72 का समय जो है वो इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार थी। मतलब उस अंग्रेज अधिकारी ही, जो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था, जो अगला गवर्नर बना, उसने भी ये कहा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा लूट मची। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। और इसी के बारे में पर्सिवल स्पीयर ने 1765 से 72 यानी द्वैत शासन के काल को लूट का काल कहा।
मतलब इतना लूटा गया बंगाल को कि फिर लूट का काल कहना पड़ा, वो भी पश्चिमी इतिहासकार और लेखक को, जो कि अंग्रेजों को भारत में जो शासन किए उसको बताते हैं कि ये भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए कर रहे थे। सभ्यता कितनी दी इसका तो पता नहीं, लेकिन लूटा कितना इसका पूरा लेखा जोखा है। ठीक, परसिवल लूट का काल परसिवल स्पीयर ने 1765 से 72 को कहा। ओके, अब अगला हम लोग देखेंगे भारत में जो कर व्यवस्था थी, कर व्यवस्था में अंग्रेजों ने क्या नीतियां अपनाई। भारत में अंग्रेजों ने जो कर नीतियां थी, जो कृषि कर नीतियां थी, वो मुख्यतः 3 थी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था उस समय भी, सोने की चिड़िया भी था, बहुत अच्छी कृषि होती थी। तो उन्होंने जो लूटा वो तो अलग ही लूटा, जो कर लगाया, जो यहाँ पे भारतीय किसानों पर कर लगाया, उसमें बेइंतहा नाइंसाफी। 3 तरीके का कर लगाया। पहला था स्थायी बंदोबस्त। इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या था, इसमें जो होता था वो था कि जो भी व्यक्ति जितनी ज्यादा बोली लगा देगा, मतलब मान लीजिए एक गांव है, वहां पे 100 लोग रहते हैं, तो 2-3 लोग अमीर भी होंगे, तो जो अमीर रहेंगे वही बोली लगाएगा उस गांव के कर वसूलने का। तो कर वसूलने का ऐसा तो था नहीं कि कोई फिक्स था कि भाई 10% कर देंगे, बाकी 90% किसान का, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे ये था कि जो जितनी ज्यादा बोली लगाती, अगर आप कहते हैं कि मैं 90% टैक्स वसूल लूंगा, तो अगर मान लीजिए गांव में 100 क्विंटल अनाज हुआ और मैं 90 क्विंटल अनाज वसूल के आपको दे दूंगा, तो अंग्रेज उसको दे देती। अब वो वसूलेगा कैसे? भाई वो दमदार रहेगा, पैसे वाला रहेगा, अमीर आदमी रहेगा, उसके पास आदमी भी रहेंगे मारपीट करने के लिए भी, तो उसी को जमींदारी मिलेगी और वो जबरदस्ती जितना चाहेगा उतना वसूलेगा। अब मान लीजिए उसने 50% पे कर दिया, 50% तो उसको अंग्रेजों को देना हो गया, 50 में उसको 50 नहीं देना होता था, 1/10 भाग वो खुद रखता था। मान लीजिए अगर उसने 11 रुपए वसूले, तो 11 में से 10 रुपए उसको अंग्रेजों को देना होता था। और 1 रुपए वो खुद रखता था। तो 10/11 अंग्रेज का और 1/11 जमींदार को होता था। और ये ईमानदारी वाला था, बेईमानी वाला अलग होता था, कि मतलब अगर उसने कहा कि भैया 100 कुंटल अनाज होगा तो हम 50 कुंटल अनाज वसूलेंगे, और वो 50 की बजाय पता लगा 55 वसूल रहा है, 60 वसूल रहा है, तो किसानों की तो एकदम मतलब दुर्दशा थी, आप यही समझ सकते हैं। किसान एकदम आप समझ लीजिए किस तरह से लूट थी। और ये भारत के करीब
19% क्षेत्र पर 19% एरिया पर लगता था। ये अपना बंगाल, बनारस, बिहार, उड़ीसा, इस क्षेत्र में भारत के करीब 19% क्षेत्र पे लगता था। और ये 1791 में स्टार्ट हुआ स्थायी बंदोबस्त। ठीक, दूसरा नंबर था रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत मीन्स होता है किसान। अब रैयतवाड़ी में अंग्रेज क्या करते थे, वो डायरेक्ट किसानों से टैक्स लेते थे, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा नहीं था। कि आप सोचेंगे अरे अब तो जमींदार वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, बढ़िया किसान देगा, अंग्रेज अधिकारी ले लेंगे। तो अंग्रेज अधिकारी ऐसे तो ले नहीं लेते थे, वो ठोंकते थे कायदे का टैक्स। मतलब तुमको टैक्स बता दिए कि भैया 50% देना है। अब आज हम आज़ाद हैं तो देखिए अधिकारी लोग को पहले 100 रुपया ना पकड़ाओ तो कितना काम करते हैं। तो उस समय सोचिए, गुलाम, ऊपर से अंग्रेज अधिकारी, विदेशी, अपने लोग रहते हैं, थोड़ा कनेक्शन भी रहता है कि चलिए यार ठीक है, गरीब है। कोई बाहरी आदमी, ब्रिटेन से आया आदमी, उसको टैक्स वसूलने को कहा जा रहा है। 50% टैक्स अगर मान लीजिए अगर उसको देना है तो वो तो अपना भी लाभ देखेगा ना। 50% तो कंपनी लगाई है, उसको क्या मिलेगा? केवल तनख्वाह में तो आज के हमारे नहीं जीतते, जबकि हम लोग स्वतंत्र हैं, खुद का शासन मानते हैं, तब 50 जितना हमको देना रहता है उतना नहीं देते हैं, अलग से लेते हैं पहले टेबल के नीचे से। तो उस समय सोचिए, बात तो थी कि डायरेक्ट किसानों से लिया जाए, जमींदारों को बीच से हटाओ, लेकिन असल में बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार था। बिल्कुल किसानों को चूस लिया जाता था, जितना ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जा सकता था उतना लिया जाता था। तो ये भी अच्छी नहीं थी। ये भारत में सब ये क्षेत्रफल में भारत में सबसे ज्यादा भूभाग में लागू थी। करीब वो भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। साउथ इंडिया में ज्यादातर लागू थी। और ये 1792 में 1792 में लागू हुई। ठीक है। और तीसरी व्यवस्था थी वो थी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था? महालवाड़ी व्यवस्था 2-3 गांव को मिला लेते थे, और 2-3 गांव में जो थोड़े बड़े किसान होते थे उनको जिम्मेदारी दे देते थे कि आप इस एरिया का टैक्स वसूलिए। और इसमें भी ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा था भैया टैक्स अपना किसान ही वसूलेगा और कम में ही दे देंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लगाना। वो इतना हाई टैक्स होता था, मतलब किसान दे देता था, उसको खाने के लिए भी नहीं बचता था। यहाँ पे भ्रष्टाचार तो कम हो गया क्योंकि भाई अपने आदमी, लेकिन ये भी कुछ तो रखता ही था। जो बड़ा किसान था 2-3 गांव का, तो 2-3 गांव
को मिलाकर एक स्थान बना दिया जाता था, वहाँ पे एक दो बड़ा किसान को अपॉइंट कर लिया जाता था, वही टैक्स वसूलता था, वही अंग्रेजों को दे देता था। लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा हाई होता था और इतने हाई टैक्स की वजह से किसानों की एकदम ऐसी तैसी हो जाती थी, कुछ बचता नहीं था उनके पास, बस खा लेते थे, खाने के बाद बस खत्म, वो भी चलता भी नहीं था कि 6 महीने एक फसल चल जाएगी, रास्ते में ही रह जाते थे। इस तरह से लूटते थे भारत को, किसानों को, अमीरों को और उद्योगपतियों को की तो बात जाने दीजिए, गरीब किसानों को इस तरह लूटते थे। ये भारत के करीब 30% एरिया पे ये लागू था और इसमें 66% तक टैक्स होता था। 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में 66% था और 1847 में इसको घटा के 50% कर दिया। मतलब आप सोचिए, अगर आप 1 क्विंटल चावल या गेहूं पैदा कर रहे हैं, उसमें से 66 किलो तो अंग्रेजों को दे दीजिए, 1 किलो पता लगा वो किसान ले लिया, वो अलग से, जो बड़का किसान रहा वो अलग गया। अब 34 किलो में आपको अगले गेहूं खेती होने तक 34 किलो में चलना है। तब ये सरकारी राशन भी नहीं था, है? तो वही जो किसान पैदा करता था वही था उसके पास। 100 में से केवल उसके पास 34 बचता था, 66 ले जाते थे और बहुत एहसान किए तो उसको 50% कर दिए। अब उसमें किसान कितना समृद्ध होता, कितना पैसा उसके पास बचता। और इसके पहले किसी का भी शासन रहा हो, कभी भारत में इतना तगड़ा टैक्स नहीं था, इतनी ज्यादा टैक्स कभी किसानों पर नहीं था, किसी का भी। जब से भारत की इतिहास शुरू होता है तब से कभी इतना ज्यादा टैक्स किसानों पर नहीं लगा। यही कारण रहा कि भारत सोने की चिड़िया बन पाया। व्यापार था, सिल्क रूट भारत से होकर गुजरता था और भारत के पश्चिमी देशों से संबंध अच्छे थे और व्यापार बहुत बेहतर था, प्रोडक्टिविटी थी भारत में। और तब क्या था, तब यही अनाज, मसाले, नील, अफीम, यही सब तब भी होते थे, लेकिन तब उस पर अधिकार भारतीयों का था, तो वो पैसा डायरेक्ट भारत के पास आता था। और जब ये आ गए अंग्रेज लोग, तो इन्होंने टैक्स नहीं लिया, पूरा व्यापार ही कब्जा लिया। तो भारतीयों के पास जो था, जो भारतीय थे, वो केवल मजदूर रह गए और मजदूरी में भी उन्हें मजदूरी के नाम पे कुछ नहीं। किसान जो थे, आप देख ही रहे हैं क्या होता था। और तब था बहुत ज्यादा कोई टैक्स लेता था तब 10% पहुंचता था कि अगर आपने 100 किलो पैदा किया तो 10 किलो राजा को देना है, 90 किलो आपका। अब ये 66 किलो ले रहे हैं 100 में, तो किसान या कोई भी कैसे अमीर होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में जो पश्चिमी इतिहासकार बताते हैं कि जो अंग्रेजों ने बहुत बेहतर। आगे बात उन मुद्दों पर कर लेते हैं या उन बातों पर कर लेते हैं जो ब्रिटिश इतिहासकारों और लेखकों या पश्चिमी इतिहासकारों और लेखकों के अनुसार भारत को अच्छा बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, नए रास्ते पर ले जाने के लिए या सभ्य बनाने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को बूम मतलब ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इन सब कहते हैं कि ये सब काम, बहुत सारे काम किए जो इन सब पर आधारित थे। तो सबसे पहला जिसका वो राग अलापते हैं वो है रेलगाड़ी। पश्चिमी इतिहासकार जो भी भारत के बारे में लिखता है वो रेलगाड़ी का जिक्र सबसे पहले। कारण उनके अनुसार आज भारत दुनिया का दूसरा
अगर वो रेल तंत्र में है तो उन्हीं की देन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चलाई थी 1853 में मुंबई से ठाणे। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उन्होंने ही भारत में रेलवे की शुरुआत की। तो शासन आपका था, शुरुआत कौन करेगा? सबसे पहला प्रश्न। दूसरी बात ये थी कि जरूरत भारत की नहीं थी, जरूरत आपकी थी। भारतीय व्यापार में इसके पहले भी व्यापार होता था और भारत बहुत समृद्ध था। आप औद्योगिक क्रांति की रेस में दौड़ रहे थे, जरूरत आपको थी। भारत से सूती वस्त्र के लिए रेशम आपको चाहिए था, रुई आपको चाहिए थी, और लोहा भारत का आपको चाहिए था, कोयला भारत का आपको चाहिए था, नील भारत को आपको चाहिए था, अफीम भारत का आपको चाहिए था। भारत के अन्य सारे कच्चे माल जो भारत में पैदा होते थे वो सब आपको चाहिए था। अब असम की चाय अगर आपको मुंबई पत्तन से यूरोप भेजनी है तो आप कितनी बैलगाड़ी में ढोएंगे? बहुत दिन लगेंगे, समय ज्यादा लगेगा, खर्च ज्यादा लगेगा, लोग ज्यादा लगेंगे। तो आपने अपने हित के लिए वो असम की चाय को मुंबई लाने के लिए ट्रेन की शुरुआत की। आपने अपने हित के लिए, अगर बंगाल में आपकी सेना बैठी है और उसको यूपी में आना है तो उसके लिए जल्दी से जल्दी आना है, तो उसके लिए आपको ट्रेन की जरूरत थी, ना कि भारतीयों को बहुत जरूरत थी। हाँ, ट्रेन अच्छी बात थी, शुरुआत की वो अच्छी बात थी, लेकिन भारतीयों के फायदे के लिए नहीं की थी, वो अपने फायदे के लिए की थी कि हम अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह तक तेजी से पहुंचा सकें, ज्यादा से ज्यादा भारत का दोहन कर सकें, भारत के सामानों को बहुत तेजी से बाहर निकाल सकें। अगर कहीं कोई आवाज उठाता है तो उसको दबाने के लिए अपनी सेना जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। इसके लिए रेलगाड़ी की शुरुआत की थी, ना कि भारतीय पैसेंजर्स ढोने के लिए की थी, भारतीय यात्रियों के लिए नहीं की थी, ना ही भारत के लोगों के व्यापार के लिए की थी, भारतीय लोगों के व्यापार के लिए भी नहीं, उपयोग के लिए आपने किया था। आपने अपने हित के लिए किया था, ना कि भारत के लिए किया था। दूसरा है डाक या तार, यह दूर संचार के साधनों का। ये भी भारतीयों के लिए नहीं था, इसका भी अगर आपने विकास किया तो वो ब्रिटिश लोगों के लिए किया, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किया। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कैसे किया? अगर मान लीजिए यूपी में झगड़ा होता है, आपकी सेना मुंबई में बैठी हुई है, ज्यादातर सेना, यूपी में थोड़ी सेना है, तो अगर कोई यहाँ से घोड़े से जाएगा तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन लग जाए, फिर 2 दिन 3 दिन उस सेना को आने में लग जाए। लेकिन अगर यहाँ से आपने तार कर दिया, 10 मिनट में 5 मिनट में, 2 मिनट में सूचना मुंबई पहुंची, जो 6 दिन का समय है वो 3 दिन में कवर हो जाएगा, और उसको, उस विद्रोह को, उस आंदोलन को वो दाब देंगे। तो और कोई भी आपको व्यापारिक सूचना यहाँ से वहां करनी है तो उसके लिए भी ये भारतीय यूज नहीं करते थे उस समय, यूज यही करते थे। हालांकि टेक्नोलॉजी आ गई तो रह गई, तो वो भारतीयों के हित के लिए तो था नहीं, वो तो था अंग्रेजों के हित के लिए ही। तो इसमें कोई, उन्होंने भारतीय हित नहीं सोचा था, अपना हित सोचा था। हाँ, भारत ने उसे अपना के अपना हित बना लिया, वो दूसरी बात है। तीसरी बात है शिक्षा। सबसे
ज्यादा जिसका बखान होता है वो है शिक्षा, कि अंग्रेजों ने भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा देकर सभ्य बना दिया। सभ्य नहीं बना दिया, बर्बाद कर दिया, नौकर बना दिया। और अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के पीछे जो उद्देश्य था वो पढ़े लिखे भारतीयों को बाहर से अंग्रेज बना देते थे, मतलब अंदर से अंग्रेज बना देते थे। दिखते वो भारतीय थे, सोचते वो अंग्रेज थे, करते नौकरी थे अंग्रेजों की। वो खुद को भारतीय नहीं समझते थे अंदर से, और नौकरी उनकी करते थे। उनके लिए वो क्लर्क थे, उनको पढ़ा लिखा के क्लर्क बना दिया गया था। जबकि भारतीय सब संस्कृति और शिक्षा में इस तरह का कभी नहीं था। वहां पे जो था, भारतीयों को केवल पढ़ा के सूटेड बूटेड क्लर्क नहीं बनाया जाता था, उन्हें आम जीवन से रिलेट किया जाता था। उन्हें एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनना है, अपने समाज को आगे कैसे ले जाना है। देश की संकल्पना तो थी नहीं पहले, समाज को कैसे आगे ले जाना है, कैसे बेहतर बनाना है, और एक दायरे में रहते हुए धन उपार्जन था। यहाँ पे इनका उद्देश्य था अंग्रेजों का पैसा उगाना। पैसा उगाने के लिए उनको आदमी चाहिए थे। ब्रिटेन में इतनी जनता थी नहीं, क्योंकि उनका लगभग आधी से ज्यादा दुनिया पे शासन था, तो पूरे दुनिया में वो फैले थे। अब भारत को चलाने के लिए उन्हें अंग्रेजों के भक्त चाहिए थे। तो उन्होंने क्या किया, शिक्षा अंग्रेजी शुरू कर दी। भारतीय शिक्षा तास नहर, सारे भारतीय प्राचीन विद्यालय खत्म कर दिए, सारे मदरसे खत्म कर दिए। तो उन्होंने, उसमें हुआ क्या, पहले तो ऐसा था नहीं, हर व्यक्ति को अलग अलग शिक्षा दी जाती थी। कृष्ण ने अलग शिक्षा ली है, कर्ण ने अलग शिक्षा ली है, अर्जुन ने अलग शिक्षा ली। जिन्हें शस्त्र चलाना था वो दूसरी शिक्षा लेते थे, सुदामा ने अलग शिक्षा ली है। तो ऐसा तो था नहीं कि भारत में केवल वही एक ही शिक्षा दी जाती थी, हर व्यक्ति अलग अलग शिक्षा लेता था, और जिस कार्य में वो जाना चाहता था उसकी शिक्षा लेता था। यहाँ पे तो केवल एक ही था, अंग्रेजी सीखो, अंग्रेज अंदर से हो जाओ, अंग्रेजों के गुलाम हो जाओ। और इसी उद्देश्य से उन्होंने शिक्षा शुरू की थी, कोई भारतीय हित के लिए शिक्षा, जो कि मैकाले का दिमाग था 1835 में। उसने खुद ही ये कहा है, मैकाले माइनूट 2 फरवरी 1835, उसमें उसने खुद ही कहा है कि मेरे कार्य का उद्देश्य है कि भारत से ही अंदर से अंग्रेज हों, और वो अंग्रेजों के लिए सस्ते कर्मचारी। मतलब उसका उद्देश्य जो था वो अंग्रेजों के लिए सस्ते कर्मचारी तैयार करना था, जो अंग्रेज भक्त हो, ना कि जो भारत के बारे में सोचें, अरे हम तो टैक्स लेने जा रहे हैं, इतना ज्यादा जुल्म करेंगे, किस पे करेंगे। वो खुद को अंदर से अंग्रेज समझते थे, अंग्रेजी शिक्षा पढ़, और भारतीयों पे जुल्म करते थे। तो उसका यही उद्देश्य था मैकाले का। कुप्रथाओं का, भारत में कुप्रथाओं को अंत करने में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो विलियम बेंटिक का आता है। विलियम बेंटिक ने बहुत सारी कुप्रथाओं को समाप्त किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो भारतीयों, देखिए जैसे बाल गंगाधर तिलक ने भी अंग्रेजों का विरोध किया कुप्रथाओं के अंत करने का। क्यों विरोध किया, उसके पीछे कारण था कि भारत में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो किसी दूसरे कारण से भारतीय समाज में आ गई, और आने के बाद वो स्थायी हो गई। तो उसे सुधारने का जो बीड़ा उठाना था वो भारतीयों को उठाना था, ना कि अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज तो जबरदस्ती उसे समाप्त करना चाह रहे।
और अगर भारतीय उसे समाप्त करते, जैसे बहुत सारी चीज़ें थी जो आज से 10-20 साल पहले थी, जैसे अभी यहाँ झारखंड में वो डायन प्रथा है, वो लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो जा रही, क्योंकि जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं। इन्होंने शिक्षित किया ही नहीं, सीधा कानून बना दिया, भैया तुम ऐसा करोगे। लेकिन ये अच्छी बात थी कि उन्होंने समाप्त किया, लेकिन उसमें भारतीयों का सहयोग चाहिए था। सहयोग लेकर तब समाप्त करते, वो ज़्यादा बेहतर होता। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, बहुत सारी चीज़ें थी जो गलत थी, लेकिन उसे भारतीयों के सहयोग से खत्म करना चाहिए। अब आपने किसी प्रथा को बंद किया, लेकिन उसके लिए जोर जबरदस्ती की, एक को बचाने के लिए आपने 10 को मार दिया, तो वो भी गलत है। लेकिन कानून जो थे वो सही थे, ठीक थे, क्योंकि राजा राम मोहन राय की भी बड़ी भूमिकाएं थी इन सब में। तो ये एक काम जो है वो थोड़ा सा ठीक है। लेकिन जैसे 15वीं-16वीं शताब्दी तक यूरोप खुद बहुत सारी प्रथाओं से, बहुत सारी भ्रांतियों से, जैसे कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी चपटी है, और जो चर्च में पैसे दान देगा वही स्वर्ग जाएगा, ऐसी कुप्रथाएं थी। और जो भी चर्च और पोप के खिलाफ बोल देता था उसको फांसी हो जाती थी। यहाँ तक कि राजा लोग बिना चर्च के कोई भी कदम नहीं उठा सकते थे। इतना दिक्कत थी, इतना धर्म का हस्तक्षेप था, इतना अंधविश्वास था। वहां पे तो आपने किसी बाहरी के दबाव में आके सुधार नहीं की, वहां पे तो आपने अपने आप से सुधार की ना। मार्टिन लूथर ने शुरुआत की और उसे धीरे धीरे अपनाया भी गया, और आज यूरोप सबसे विकसित है, लेकिन किसी के दबाव में तो नहीं होगा ना काम, और आपने जबरदस्ती कराया। तो यही एक आलोचना है इसकी कि आपने जबरदस्ती कराया, बाकी ये काम ठीक था। कुप्रथाओं का अंत जो था वो काम ठीक था, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के मानवाधिकारों का हनन होता था। अब जैसे पहले के मान लीजिए सती प्रथा को देख लीजिए, तो पद्मावती का उदाहरण ले लीजिए, तो उन्होंने जो सती धारण किया, उन्होंने इसलिए नहीं किया कि रावल रतन सिंह मर गए थे, इसलिए किया कि कहीं वो अलाउद्दीन के हाथों उनकी इज्जत न चली जाए। अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था, उन्होंने किसी पुरुष के दबाव में आके नहीं किया था। लेकिन वो भारतीय समाज में स्थायी हो गया, लोग जबरदस्ती करने के लगे औरतों के साथ, तो ये काम फिर भी ठीक था। अब वापस आते हैं, थोड़ा और आगे चलेंगे 19वीं-20वीं शताब्दी में। 19वीं-20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारतीय कृषि पर प्रभाव जो डाला उपनिवेशवाद का, इन्होंने क्या किया कि भारत में अनाज उत्पादन को एकदम हतोत्साहित कर दिया। मतलब अगर आप अनाज उत्पाद करते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी, टैक्स बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो किसान लोगों ने अनाज बहुत कम उत्पादन करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने दूसरी तरकीब, दूसरे काम कराने शुरू कर दिए। मतलब वो वाणिज्यिक खेती कराने लगी। वाणिज्यिक खेती में अफीम हो गया, नील हो गया, चाय पत्ती हो गई, और मसाले हो गए, रेशम, वो रेशम कहते हैं ना जिससे कपड़ा बनता है, रुई का पेड़, उसकी खेती शुरू कर दी। कपास की, मतलब इसकी खेती पर जोर देने लगे, और इसके लिए ददनी व्यवस्था शुरू की। अब ददनी प्रथा क्या है? ददनी प्रथा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
लेकिन आज जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो उसका स्वरूप थोड़ा अलग है। तब ये होता था, मान लीजिए आपकी जमीन 1 बीघा जमीन है, अंग्रेजों ने कहा कि हम चलिए आपको 500 रुपये 1 बीघा का दे रहे हैं, और उन्होंने वो आपकी एक फसल 500 रुपये में खरीद ली। अब वो अंग्रेज जो कहेंगे उस 1 बीघे में आपको वही लगाना पड़ेगा, और वो पूरा का पूरा जो भी उत्पादन होगा वो अंग्रेजों को देना पड़ेगा। आप उसमें से कुछ नहीं रख सकते। आपको उन्होंने 500 रुपये पहले दे दिए, अब वो खेत एक तरीके से उनका, आप मजदूर, और मजदूरी भी आपको नहीं मिलेगी, केवल यही 500 मिल जाएगा। अब इसमें आपका काम चले ना चले वो आपके ऊपर। ददनी प्रथा में वो पहले ही कोई भी फसल के पहले ही आपको पैसा दे देते थे, आप उनके अनुसार फसल तैयार करनी होती थी और उन्हीं को दे देनी थी, आपको उस पर कोई हक नहीं। इससे भारत में अनाज की इतनी कमी हो गई कि मतलब अब सोच लीजिए, अनाज कोई पैदा ही नहीं कर सकता था, करता भी तो क्या, सब उन्हीं को देना पड़ता, खाने भर का भी न होता। तो इसमें कम से कम 500 रुपए तो मिल जा रहे थे, कुछ मिल तो जा रहा था। तो इसीलिए भारत में अनाजों की बहुत कमी हो गई, एक तरीके से अकाल जैसी स्थिति आने लगी। और उसके बाद आगे हम देखते हैं भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय व्यापार बिल्कुल ध्वस्त हो गया, खत्म। ब्रिटेन का लगभग एकाधिकार हो गया। वो जो चाहते थे वो फसल होती थी, जो चाहते थे वो कारोबार होता था। भारतीय हस्तशिल्प व्यापार, हथकरघा उद्योग सब खत्म। बंगाल जो कि जूट, वस्त्रों, इन सब के लिए बहुत फेमस था, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब चौपट हो गए, बिल्कुल मतलब खत्म कर दिया गया। भारत में व्यापारी लोग जो थे वो मजदूर हो गए। भारत जिसके मतलब कपड़ों की, जिसके हस्तशिल्प उद्योग की कीमत पश्चिमी व्यापार में इतनी बेहतरीन थी और उनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया होती थी, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। और उसके जगह पे क्या किया गया कि भारत से कपास, नील, ये सब सामान वहां जाता था। कहते हैं यूरोप क्या, ब्रिटेन समझ लीजिए, मैनचेस्टर, मेनली मैनचेस्टर में कपास जाता था और वहां से कपड़ा बनकर आता था। उसके बाद जो भारत में कपड़ा जो कुछ लोग बच भी गए थे, बनाते भी थे, उस पर इतना टैक्स हो जाता था, और प्लस वो आदमी से बनता था। अब एक आदमी एक कपड़ा बनाने में 15 दिन लगा रहा है, और मशीन तो बहुत सारे कपड़े उत्पादित कर देगी, तो उस 15 दिन की मेहनत भी जोड़ के तो वो अपनी लागत देगा, तो कीमत भी हाई रहेगी। और वो मशीन से यहाँ से ले जाते थे, मशीन से बना के सस्ते में यहाँ बेचते थे, तो उनका तो सारा काम ही चौपट कर दिया गया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। भारतीय उद्योग को, व्यापार को, व्यापारियों को, सबको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। केवल ब्रिटिश सामान, केवल यूरोपीय सामान भारतीय बाजार में भारतीय लोगों के पास पहुंचते थे, क्योंकि वो सस्ते भी होते थे और थोड़ी सी क्वालिटी भी अच्छी होती थी मजबूती में। बाकी आज भी आप खादी का समझ सकते हैं वो कितना आरामदायक होता है। तो मतलब भारतीय व्यापार तहस नहस, खत्म। कोई भारत जो कि मतलब कपड़े में इतना विकसित देश था, बहुत सारे जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और लौह उद्योग, इस समय भारत बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन भारतीय पूरे उद्योग को तहस नहस कर दिया गया ब्रिटिश द्वारा, और उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया गया। अब राजा वाजा कोई बचा नहीं था जो संरक्षण दे सकता था इनको, तो थे यही थे। तो इसलिए भारतीय व्यापार भी इन्होंने एकदम से खत्म कर दिया।
इनके जो अनुसार जो भारत में इन्होंने कार्य किए हैं उनकी समीक्षा कीजिए। समीक्षा करने पर आप पाएंगे कि जो जिस शिक्षा को इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया, उस शिक्षा को भारत की आज़ादी के समय केवल 12% थी भारत की साक्षरता। आज 74% है 2011 में। अब 6-7% बढ़ गई होगी, 80 ऊपर होगी। तो ये हाल था। और जिस कृषि की स्थिति भारत की दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति थी भारत की अंग्रेजों के पहले, वो कृषि मतलब खत्म हो गई एक तरीके से। दूसरी कृषि शुरू हो गई। किसान बिल्कुल एकदम मरणासन में थे, मजदूर की वही स्थिति थी। और भारत से इतना ज्यादा पैसा ले जाया गया, इतना ज्यादा पैसा ले जाया गया कि आप बहुत सारे लेखक ये कहते हैं कि यूरोप की भव्यता का कारण ही यही है। भारतीय उपमहाद्वीप की लूट ही यूरोप की भव्यता का कारण है। और वो पॉवर्टी एंड ये दादा भाई नौरोजी की एक बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और यही सबसे पहली पुस्तक है जिसने ब्रिटिशों के ढोंग को खुलेआम बताया। ये दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय भी थे जो ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। ये ब्रिटिश संसद में चुने गए थे और इन्होंने अपनी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम मतलब धन का निकासी सिद्धांत दिया। धन का निकासी सिद्धांत क्या था? धन का निकासी सिद्धांत ये था कि भारत से धन को इकट्ठा किया जाता था और उसे ले जाके लंदन में रख दिया जाता था। मतलब पूरे भारत से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जाता था और उसे कहाँ ले जाया जाता था? लंदन, ब्रिटेन। और वो किसके फायदे के लिए यूज होता था? ब्रिटिशर्स के लिए, ना कि भारतीयों के लिए। तो यही धन का निकासी सिद्धांत था। और आरसी दत्ता ने 1901 में अब एक पुस्तक लिखी और उसमें इसका समर्थन किया। पुस्तक का नाम पूछते नहीं है ज्यादा, ठीक है, तो इसलिए पुस्तक का नाम नहीं लिख रहा हूँ। तो आरसी दत्ता ने, जो कि ये पहले माने जाते हैं कि भारतीय वो क्या कहते हैं, अर्थशास्त्री या अर्थव्यवस्था पर किताब लिखने वाले पहले ये लेखक थे। तो इन्होंने अपनी किताब में उसका समर्थन भी, इस धन की निकासी सिद्धांत का समर्थन किया। और बहुत सारे, ये सिद्धांत आने के बाद बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया, लेकिन इन्होंने खुले मतलब अपनी बुक में किया। 1886 में कांग्रेस अधिवेशन में भी धन निकासी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो अब इनके दादा भाई नौरोजी के हिसाब से कितना सारा धन भारत से बाहर जाता था। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी सबसे पहले अपनी इसी बुक में प्रति व्यक्ति आय का अंदाजा भी लगाया था इसमें। और धन निकासी सिद्धांत को बताते वक्त इन्होंने जो बताया था कि करीब ब्रिटेन की टोटल जीडीपी का
2% भाग केवल भारत से आता था। मतलब ब्रिटेन, अब ब्रिटेन आज वाला ब्रिटेन नहीं, छोटा सा यूरोप का, ना ना, ब्रिटेन भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चीन, लैटिन अमेरिका के सारे देश, अमेरिका खुद 19वीं शताब्दी के आगे 1864 तक उसका गुलाम था, और ब्राजील, अर्जेंटीना, मतलब सारे लैटिन अमेरिका, आधे से ज्यादा अफ्रीका, आधे से ज्यादा क्या, करीब 70 to 80% अमेरिका, वो एशिया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि दुनिया का करीब 50 से 60% भूभाग, वो जो सबसे समृद्ध भूभागों में से थे, जिनके पास प्राकृतिक संसाधन थे, जिनके पास आर्थिक संसाधन थे, जिनके पास कृषि थी, जिनके पास वो उद्योग थे, उन क्षेत्रों पर ब्रिटेन का कब्जा था। अब उसका आप अंदाजा लगाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि करीब दुनिया का जितना भी उत्पादन था, अब 60% उपजाऊ स्थानों पर उनका अधिकार था, तो उस पर कितना अधिकार रहा होगा जितना उत्पादन होता रहा होगा उस समय। अब उस उत्पादन का जो टोटल आज भारत का जो दुनिया की जीडीपी में है, वो करीब यही 2% है। 2% भारत की जो जितनी टोटल जीडीपी है, वो दुनिया की जीडीपी करीब 2% के आसपास ही है, और भारत 5वें या 6वें नंबर पे है दुनिया में इस समय, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, तब 2% है। और उस समय सोचिए ब्रिटेन के, मतलब लगभग जो दुनिया की, और वो केवल ये उतना धन था जो भारत से ब्रिटेन जाता था, जो ब्रिटेन द्वारा यही कमा के अपने हित के लिए रख लिया जाता था, छुपा लिया जाता था, चोरी कर लिया जाता था, उसकी तो बात जाने दीजिए। और कुछ हिस्सा भारत में भी तो रहता था। मान लीजिए 2% वहां गया, 2% यहाँ रह गया, 1-1.5%, 2% की चोरी हो गई, यानी भारत का हिस्सा उस समय दुनिया की जीडीपी में करीब 5% था। 2% वो लेके जाते थे यहाँ से, और वो सरकार को देते थे ये 2%। बाकी जो लूट लिए वो अलग, जो अनैतिक तरीके से गया वो सब अलग था। ये नैतिक तरीके वाला 2%। इन्होंने ये भी कहा कि गंगा से चुरा के टेम्स नदी है जिसपे लंदन ब्रिज बना है, और लंदन ब्रिज भारत जैसे कई देशों की खून की निशानी है। समझ लीजिए वो खून से बना है, कंक्रीट से नहीं बना है। भारत से चुराकर टेम्स में उड़ेल देते थे। गंगा मीन्स भारत, टेम्स मीन्स ब्रिटेन। गंगा ये एक सिंबल है कि ये भारत है, टेम्स एक सिंबल है कि ये ब्रिटेन है। मतलब भारत से चुराकर ब्रिटेन में उड़ेल दिया जाता था, इतना धन जाता था। तो यही कुछ प्रभाव थे उसके, और ये कुछ अन्य जो उनके समय में ही उनको आईना दिखाने वाले लोग थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत सारे नेता जो उनको दिखाए, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम भारत को बेहतर बनाने, भारत की अर्थव्यवस्था को लूट लिया, शिक्षा बर्बाद कर दी। 12% शिक्षा थी, उसके पहले करीब 50% थी जब वो आए थे तब। और तब इस्लामिक स्कूल चलते थे, भारतीय गुरुकुल चलते थे, भारतीय उद्योगों को खत्म कर दिया, भारतीय कृषि को खत्म कर दिया। भारत सोने की चिड़िया था ना। और औरंगजेब के समय तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से था, पहली, दूसरी, तीसरी में से था, टॉप 5 में था।
टॉप 5 से भी थोड़ा ऊपर ही रहा होगा, पहले दूसरे पर ही रहा होगा। औरंगजेब सोचिए कि जिसने इतना कट्टर माना जाता है, लेकिन फिर भी उसने व्यापार हिंदुओं का या कृषि कभी भी उन्होंने लूटने के लिए नहीं किया। और आप सोचिए इन्होंने कितना लूटा, कितना बर्बाद किया, और श्रेय ये ले जाते हैं कि हमने शिक्षा शुरू कर दी अंग्रेजी, हमने रेलगाड़ी शुरू कर दी, हमने तार शुरू कर दिया, हमने सभ्य बना दिया, हमने कुरीतियों का अंत कर दिया। कुछ नहीं किया, केवल लूट लिया, लूट के अपना झोला भर लिया। आज ब्रिटेन हो गए और भारत बर्बाद। धन्यवाद।